स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग यहाँ पर आज से अभ्यास पुस्तक का अभ्यास करने वाले हैं और ये अभ्यास पुस्तक आप सभी लोगों के लिए आ गई है। सबसे पहले तो मैं इस पुस्तक की कुछ विशेषता आप लोगों को बताऊंगी। इसकी कुछ विशेषता ये है कि इसमें आपको हर टॉपिक का एक विशेष छोटा-छोटा जो कहते हैं ना कि ग्राफ बनाकर वो पॉइंट दिया है। फिर उसके साथ-साथ जो एक पूरा चैप्टर आपका जितने प्रश्नों में आ सकता है उतने प्रश्नों को व्याख्या के साथ दिया है और फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों को केवल अभ्यास के लिए दिया है। आपको हमेशा ये समस्या रहती है, जैसे परीक्षा में आपकी जो मार्केट में बुक्स हैं, उन बुक्स में हमेशा समस्या रहती है कि जो उत्तर है उसके प्रश्न के नीचे ही रखा रहता है और उससे कई बार आप न चाहते हुए भी प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद आपका मन जो है वो उत्तर देख लेता है और इससे आपका अभ्यास नहीं हो पाता। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये बुक मैंने आपकी तैयार की है, जिसका नाम है अभ्यास पुस्तक, सामान्य हिंदी अभ्यास पुस्तक। ठीक है, रामबाण बुक है आपकी ये। तो इस बुक को आप कैसे मंगाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। आप हमारे एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं। एप्लीकेशन से डायरेक्ट अगर आपको ऑफिस से मंगाना है तो ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, निधि एकेडमी। इसमें आप जाएंगे जहाँ पर पाठ्य पुस्तक आपका दिया हुआ है, यहीं पे आप इसे मंगा सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं। ठीक है, या दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ से मंगा सकते हैं, या अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जाकर आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बुक शॉप वाला कहता है कि नहीं हमारे पास ये बुक नहीं है, तो आप उन्हें हमारा ऑफिस का नंबर दे सकते हैं कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये बुक मंगा दीजिए हमारे लिए। ठीक है, तो ये बुक आपकी आ जाएगी, अभ्यास पुस्तक के नाम से है। अब इसमें हम कैसे शुरुआत करने वाले हैं, ये पूरी बुक मैं आपको इस पूरी बुक की व्याख्या करवाऊंगी। जैसे आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आज सेट 1 करेंगे, यानी वर्णमाला का सेट 1 हम आज यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से सेट है। इससे पहले जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे वर्णमाला की ये जो बुक है हमारी, उस बुक में हमने एक सारणी रूप से आपको एक अभ्यास दिया है। ठीक है, जैसे ये सारणी दी है जिसके अंदर एक संक्षिप्त परिचय वर्णमाला से संबंधित जो हो सकता है मुख्य मुख्य। हालांकि आपके पास तमाम इतनी किताबें हैं मार्केट में, आप उन किताबों से पूरा जो टॉपिक होता है, पूरा अध्याय होता है वो पढ़ लेते हैं, फिर भी इसमें मुख्य मुख्य आपको दिया हुआ है जो आपकी परीक्षा में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं, जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या देते हुए उनका उत्तर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से कवर किया गया है कि ताकि व्याख्या के अंदर लगभग आपका सारा जो अध्याय है वो आ जाए। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर, यानी ये व्याख्या वाले प्रश्न जब समाप्त होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सेट दिया गया है, जैसे आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न। अब जो यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें कुछ प्रश्न आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपको बनाए गए हैं कि जो आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, नए अपडेट जो आजकल बदलता पैटर्न है उस पैटर्न पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ पे यही करेंगे कि आप लोग अपने स्तर पर सेट को, यानी एक दिन में एक सेट ही तैयार करिए और उसी का आप अभ्यास करिए। मैं आपको यहीं पर बताने वाली हूँ इनका अभ्यास कैसे पढ़ेंगे। लास्ट में इनकी आंसर की दी हुई है, आप उसे मिलान कर सकते हैं। तो हम एक एक करके प्रश्नों को करेंगे, आप भी मेरे साथ करिएगा। यहाँ हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से प्रश्न को समझेंगे और आराम से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको जूम कर लिया है, मैं बिल्कुल उसी उस पे कराऊंगी, मैं आपको बता देती हूँ। और ये आप अपने पास रख सकते हैं इस बुक के रूप में। ठीक है, ये बुक है, आप मंगा लीजिएगा, आपके सामने रहेगा, तो आप मेरे साथ साथ ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अब आप सब लोगों को जल्दी जल्दी से बताना है फटाफट से। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्ण को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन क कह रहा है शब्द के नाम से, ऑप्शन ख ध्वनि के नाम से, ऑप्शन ग कह रहा है शब्द समूह के नाम से, या ग
अखंडित शब्द के नाम से। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है, आप जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है ये कि जो वर्ण है उसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपका उत्तर आ गया होगा, है ना, आराम से, ध्वनि। तो अब यहाँ पर समझिए कि जो ध्वनि है, अगर हम वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। जब हम भाषा में बात करते हैं तो ध्वनि एक, यानी जिसे आप अंग्रेजी भाषा में साउंड कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है। ठीक है, वर्ण का क्या है, मौखिक रूप है। अब इस चीज को आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो जो ध्वनि है वो वर्ण का मौखिक रूप है, और अगर हम इस वर्ण की बात करें तो ये क्या है, ये ध्वनि का लिखित रूप है। यानी जो ध्वनि है उसे हम अगर लिख देते हैं तो ध्वनि का लिखित रूप, इसे हम कहेंगे ध्वनि का लिखित रूप। तो आपको बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारे दो प्रश्न और बन जाते हैं यहाँ पर कि जो वर्ण है, वर्ण का लिखित रूप, यानी जो वर्ण है वो किसका लिखित रूप है, ये प्रश्न बन जाता है। तो उत्तर आपका ध्वनि आ जाएगा। या पूछा जा सकता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो वर्ण आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न भी बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2। अब देखो, इन प्रश्नों के माध्यम से न केवल हम प्रश्न करेंगे, हम पूरा जो हमारा एक टॉपिक है, जो अध्याय है वर्णमाला, हम पूरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रश्न करते हुए। तो ये जो क्लास है, या कहें कि ये जो हमारी क्लास है, अब आप कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी भी अध्यापक से पढ़ते हो या मेरी क्लास लेते हो, तो आप जब को जो भी अध्याय पढ़ेंगे उसके बाद आपके अभ्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2 प्रश्न की बात करेंगे। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि किसी व्यंजन का उच्चारण स्थान, यानी किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ग, ऑप्शन दिया है झ, ऑप्शन दिया है न, और ऑप्शन दिया है म। तो आपको पहचानना है कि किस वर्ण का, यानी इन चारों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे ये स्पर्श व्यंजन आए हैं, और स्पर्श व्यंजन के जब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कंठ होता है, फिर उसके बाद हमारा तालु होता है, यानी कंठ है या तालव्य हम बोलेंगे। उसके बाद हमारा मूर्धा होता है, ठीक है। मूर्धा के बाद हमारा दंत होता है, दंत के बाद हमारा होठ होता है, ठीक है। इस क्रम में हम रहते हैं, और हमको पता है कंठ हमारा क्या है, क वर्ग है, तालु हमारा च वर्ग है, मूर्धा हमारा ट वर्ग है, दंत हमारा त वर्ग है, और होठ हमारा प वर्ग है। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं, तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा कि जो तालव्य है वो किस में है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा च है, तो च, छ, ज, झ, हम यहाँ देखेंगे तो ये झ हमारा आ रहा है तालव्य का। तो ऑप्शन में हमारा यहाँ क्या हो गया, ख हो गया। तो हमको पता चल गया कि इसका उत्तर क्या है, हमारा ये हो गया, यानी झ जो है वो तालव्य वर्ग है। अब हमें पता चल जाता है कि ग जो है वो हमारा क्या है, वो कंठ है, क्योंकि क वर्ग का है, ठीक है। न अगर हम देखें तो ये हमारा त वर्ग का है, तो ये दंत से है, हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। म दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा किससे हो जाता है, होठ से हो जाता है। तो हमें इसमें उत्तर मिल गया कि हमारा जो तालव्य वर्ग है वो क्या है, झ है। तो हमें ये जो हमने यहाँ पर देखा, ये हमें याद होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के संकलन को, या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। तो देखो, वर्णमाला, जब हम वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला की बात आती है कि जो वर्णमाला है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो हम ये कहते हैं कि वर्णों की माला, ठीक है। क्या हो गया, वर्णों की माला। अब माला शब्द का क्या अर्थ होता है, माला का अर्थ हो जाएगा कतार, ठीक है, कतार। अब हम यहाँ ये चीज देख सकते हैं कि जब हम वर्णों को एक कतार में रखते हैं,
यानी हम एक क्रमबद्ध रूप में रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसी से इसका हमें आंसर निकालना है कि शब्दों के सार्थक समूह को, तो शब्दों के सार्थक समूह को वर्णमाला नहीं कहते, कट जाएगा ये। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, तो शब्दों के क्रमबद्ध समूह को नहीं कहते हम, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। आगे दिया है वर्णों के संकलन को, तो वर्णों का संकलन, केवल वर्णों का संकलन वर्णमाला नहीं कहला सकता, क्योंकि संकलन तो मतलब इकट्ठा करना है, और इकट्ठा कैसे भी कर सकते हैं, पहले व्यंजन फिर बाद में स्वर, तो ये नहीं है, क्रम होना चाहिए एक। नंबर 6 मतलब नंबर घ कहता है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, तो क्रमबद्ध समूह को, और जो यहाँ पर लिपि चिन्ह दिया है, लिपि चिन्ह का अर्थ होता है वर्ण, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। तो हमें ये समझना होगा, शब्दों का अर्थ समझना होगा, और हमसे परीक्षक वही जानना चाहता है, गहराई में जानना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 4, श का उच्चारण स्थान हमें बताना है, क्या है, कंठ है, तालु है, दंत है, या मूर्धा है। तो आपको याद होगा, मैंने वर्णमाला में आपको बताया ही है कि जब हम श की बात करते हैं तो 3 श हमारे होते हैं, एक ये श, एक ये श, और एक ये स। तो मैंने आपको बताया है कि इसे हमें याद रखना है, तालु श, ये मूर्धा श, और ये दंत स। तो हमें पता चल गया कि इसने हमसे ये पूछा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु होगा, तो तालु हमारा उत्तर आ गया, ख हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तालु श। तो उच्चारण स्थान याद रखेंगे हम इस तरह से, तो हम इसका उच्चारण भी सही कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। ऑप्शन हमें दिया है शब्द, अक्षर, वाक्य, या वर्ण। तो जब हम भाषा की इकाइयों की बात करते हैं, लघुत्तम की बात करें या बृहत्तम की बात करें, तो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा हमारा, वो ये पूछ रहा है, लघुत्तम का मतलब छोटा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कई सारे वर्ण, जैसे कहते हैं वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो हमें मिल जाता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई हमारी क्या है, वर्ण है, और भाषा की बृहत्तम इकाई या सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा घ हो जाएगा, और यहाँ आपका उत्तर मिल गया वर्ण, और ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, जो मैं आपको व्याख्या दे रही हूँ आप उन्हें चाहें तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, यह आता है। इनमें से आपको बताना है कि स्पर्श संघर्षी। अब देखो यहाँ पे हमारा पहले दिया है च वर्ग दिया है, क वर्ग दिया है, प वर्ग दिया है, और ट वर्ग दिया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तो हमारे जो क से लेकर म तक ये सारे के सारे जो वर्ण हैं, ये सब के सब हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क से लेकर म तक 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें इसने जो हमसे पूछा है स्पर्श संघर्षी, तो जो संघर्षी यानी घर्षण जिनमें होता है तो वो हमारा च वर्ग होता है। जो च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण हम करते हैं, तो वो स्पर्श व्यंजन के होने के साथ साथ संघर्षी भी होता है। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा, यानी च छ ज झ। ये जो ध्वनियाँ हैं हमारी, ये क्या कहलाएंगी, स्पर्श संघर्षी कहलाएंगी। इनको याद रखिएगा, याद रखना इन्हें। नंबर 7 प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। शब्द दिया है शब्द, अक्षर, वाक्य और वर्ण। तो हमने अभी अभी देखा, इससे पहले अब तो आप समझ गए होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वर्ण, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से
कौन सी दंतोष्ठ है, ये हमें बताना है। ध्वनि दिया है, अब देखो ध्वनि स्थान के आधार पर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, जिसमें दांत और नीचे का होठ दोनों का प्रयोग होता है, जिसके उच्चारण में उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हमारा पहला दिया है कि थ है या फ है या म है या व है। तो जब आप पढ़ते हो वर्णमाला, तो वर्णमाला में आप पढ़ते हो अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन में जो हमारा व होता है उसका उच्चारण स्थान ऊपर के दांत और नीचे का होठ इन दोनों से मिलाकर होता है, और उसी को हम दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा, वो व यानी घ उत्तर है हमारा, जिसमें व जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, दंतोष्ठ है, और वही ध्वनि क्या कहलाती है, दंतोष्ठ कहलाती है। दंतोष्ठ क्यों कहलाती है, क्योंकि व के उच्चारण में जब हम व का उच्चारण करते हैं तो ऊपर का दांत और नीचे का होठ दोनों मिलकर उसका उच्चारण करता है। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो मैंने अभी आपको समझाया, देखो अगर मेरे हर एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेंगे तो आने वाले सारे प्रश्नों का हल आप अपने आप कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, यानी जो वर्ण है। अब ये कैसे, उसको भी समझ लो। जैसे हमने अपने मुंह से एक ध्वनि निकाली, हमने कहा क, जैसे हमने कहा ख, जैसे हमने कहा अ, या हमने कहा उ, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये ध्वनि है। ठीक है, हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं। लेकिन अब अगर हम इसे लिख दें, जैसे हमने कहा उ, तो हमने उ लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने कहा क, तो हमने क लिख दिया। जैसे हमने कहा ई, तो ई लिख दिया। तो ये जो लिखित रूप है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। तो इस लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ये हमें पता चल गया, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है क्या है, यानी उच्चारण की दृष्टि से। अभी इसका उच्चारण स्थान बता रहा है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन कह रहा है दंत है, ऑप्शन कह रहा है दंतोष्ठ है, ऑप्शन कह रहा है कंठ तालव्य है, या ऑप्शन कह रहा है तालव्य है। अब ये तो हमने अभी अभी किया है, बिल्कुल अभी अभी हमने समझा है, पढ़ा है ना। तो हमने व के बारे में बात करी थी कि जो व ध्वनि है इसका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ से होता है, तो क्या कहलाता है, दंतोष्ठ कहलाता है। तो आप लोगों ने एकदम देखते ही बता दिया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका प्रश्न जो है इसका उत्तर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 11। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं। देखो हिंदी वर्णमाला की बात हो रही है, हमें ध्यान देना है, हिंदी वर्णमाला, और पूछ क्या रहा है, मूलतः स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन दिया है 9 होते हैं, 11 होते हैं, 6 होते हैं, या 7 होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जब भी हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या की बात होगी तो मूलतः स्वर हमारे क्या होते हैं, 11 होते हैं। और अगर कभी बात आ जाए कुल स्वर की और संख्या आपको ऑप्शन में 13 दी हुई, तो फिर कुल स्वर में 13 भी हम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्थिति के अनुसार होता है कि वो क्या पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्न में से विजातीय स्वर नहीं है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से विजातीय स्वर नहीं है। अब विजातीय स्वर देखो, अगर आपको विजातीय, सजातीय, विजातीय ये नहीं पता होगा तो फिर कैसे उत्तर देंगे। ऑप्शन कह रहा है अ, ऑप्शन कह रहा है ओ, ऑप्शन कह रहा है ऊ, ऑप्शन कह रहा है औ। तो आप देखो इसको आपको समझना है और इसको समझाना है। तो विजातीय स्वर, सबसे पहले तो जान लेते हैं विजातीय स्वर क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और जब हम संधि स्वर की बात करते हैं कि यानी संधि स्वर, संधि स्वर मतलब जो दो स्वर से मिलकर बने होते हैं, तो ये संधि स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर, ठीक है,
मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। तो जो हमारा संयुक्त स्वर होता है इसी का दूसरा नाम होता है विजातीय। अब विजातीय हमने इनको क्यों कहा है? ठीक है, ये विजातीय और ये हो गए हमारे सजातीय। ये सजातीय स्वर हो जाते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो अब इसमें हमारा कौन कौन सा होता है? आ होता है, ई होता है और ऊ होता है। ठीक है, सजातीय में। और विजातीय में ए अय होता है और ओ औ होता है। ये हमारा क्या होता है? ये विजातीय स्वर होता है। तो अब जब हम देखेंगे इनमें, और ये विजातीय कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारा स्वर बनता है अ प्लस ई से। तो जब अ प्लस ई से बनाते हैं तो ए बनता है, तो यानी ये अलग स्वर और ये अलग स्वर, तो विजातीय हो गया। इसी तरह से अ प्लस ऊ बना देते हैं तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो ये विजातीय हो जाता है। तो इसलिए विजातीय कहते हैं इसके कि जब इनकी उत्पत्ति होती है तो ये दो अलग अलग स्वर से मिलकर बनते हैं, तो विजातीय हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे सजातीय हैं, यानी जिनको हमने देखा है, तो ये कैसे बनता है? ये अ प्लस अ से मिलकर बनता है, तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ये ई से मिलकर बनता है, ये ऊ से मिलकर बनता है, तो ये सजातीय हो जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि विजातीय और सजातीय क्या हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि जो विजातीय स्वर नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जो ये हमारा ए है, ये भी दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है। ओ, ये भी दो अलग स्वर से मिलके बना है, संयुक्त स्वर में आ रहा है। और औ, ये भी हमारा इससे मिलके बना है। तो हमारा जो सजातीय स्वर है वो है ऊ। ठीक है, ये किससे मिलके बना है? ये ऊ प्लस ऊ से मिलके बना है, यानी दोनों समान हैं, तो ये सजातीय है। बाकी सब क्या है? विजातीय। तो इसलिए जो उत्तर है वो हमारा क्या आ जाएगा? इसका ग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है नंबर 13। नंबर 13 कहता है वर्ण का मौखिक रूप क्या है? वर्ण का मौखिक रूप पूछ रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा, देखो ये होता है जब हम हर चीज को अच्छे से समझ के आ रहे हैं तो हमारे कई सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो ये तो आपने देखते ही लगा दिया होगा कि वर्ण का मौखिक रूप क्या होगा? ध्वनि होगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको इसमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 14 हमारा दिया है। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि वह व्यंजन है। और वह व्यंजन क्या है ये पूछ रहा है आगे, कि वह व्यंजन है ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है। अब हमें ये बताना है। तो हमको पता है कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या है? हमारे य, र, ल और व। तो व को यहाँ होना चाहिए, अंतस्थ में होना चाहिए। और जब हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं? इसमें श होता है और ह होता है, तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं कि जिनके उच्चारण में हमें बोलने में बहुत ज़्यादा हवा निकलती है। ठीक है, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो जाता है। ठीक, उसी तरह से अघोष की बात करते हैं तो अघोष वे होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन न के बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा आ जाता है ना, प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण आ जाता है और तीनों श हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर आएगा, यानी वह व्यंजन हमारा फिर क्या हुआ? तो वह व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा, यानी इसी में ही है वह हमारा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ख हो गया। अगर वर्णमाला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको उत्तर समझ में आ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 15। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं? तो यहाँ पे दिया है। अब जब प्रश्न आ जाए, फिर से देखो, हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं। अब हम मूलतः स्वर पूछे, सामान्यतः स्वर पूछे या कैसे भी पूछे, तो आपको पता है कि कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, हमें पता है 11 स्वर हैं। अब नंबर 16 प्रश्न आता है। नंबर 16 प्रश्न कहता है आगत स्वर। आगत स्वर निम्न में से कौन सा है? ये पूछ रहा है। आगत स्वर का मतलब क्या होता है? आगत स्वर का मतलब है जो बाहर से आया है या हमने किसी उच्चारण के लिए जिसे स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर
ऑप्शन दिया है आ, ऑप्शन दिया है ओ, ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पे घ। अब देखो ये ध्यान रखना, जब हम अंग्रेजी शब्दों की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अंग्रेजी शब्दों की, तो हमारे अंग्रेजी शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हमारे स्वरों के माध्यम से सही नहीं हो पाता। कुछ हमारे स्वर ऐसे हैं जो सही उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, कॉलेज, डॉग, जॉन आदि, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम अगर लिख रहे हैं कॉलेज लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है कॉलेज। अगर हम ओ लिखें तो ये कॉलेज हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को सही लिखने के लिए हमने आ स्वर पर एक अर्ध चांद लगा दिया, ठीक है, और ये क्या कर दिया इस तरह से। तो ये शब्द अब हमारा क्या हो जाएगा, कॉलेज पढ़ा जाएगा, जो अंग्रेजी भाषा में पढ़ा जाता है। वैसे ही अगर हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारा स्वर है आ, इस स्वर पर हमने अर्ध चांद रख कर इसको आगत स्वर का नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया इसको, आगत स्वर। तो ये क्या कहलाया, आगत स्वर। आगत स्वर वो है, ये वो ध्वनि है जिसे हमने किन्हीं शब्दों के सही उच्चारण के लिए ग्रहण किया है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है, ये आगत स्वर के अंदर आएगा। तो ये हमने अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के लिए इस ध्वनि को ग्रहण किया है, इसीलिए हम इसे आगत स्वर कह रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है री वर्ण क्या कहलाता है, यानी जो री है इस वर्ण को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया है नासिक के कहलाएगा, मूर्धन्य कहलाएगा, ओष्ठ कहलाएगा या कंठ तालव कहलाएगा। तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि ये इसके उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्ग पूछ रहा है। तो हमें पता चलता है कि भाई री जो है, जो हमारा री है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा है। और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तो उनका जो वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है, इसे हम ख में रखेंगे। अगला आता है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। काकल्य वर्ण कौन सा है। अब ये पूछा है काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने य, ऑप्शन दिया है स, ऑप्शन दिया है ह, ऑप्शन दिया है ड़। अब सबसे पहले ये जानना है कि काकल्य वर्ण होता क्या है। तो काकल्य वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण कंठ के भीतर से होता है, ठीक है, किससे होता है, कंठ के भीतर से। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के भीतर से होता है उन्हें हम काकल्य वर्ण कहते हैं। अब इसमें से य, श, य, स और ह और ड़, इनमें से जो हमारा एक वर्ण है वो है ह, जिसका उच्चारण कंठ के भीतर से होता है, मतलब कंठ से भी अंदर से, हम कह सकते हैं नाभि से जब हम इसका उच्चारण करते हैं ह, तो इसका उच्चारण कंठ के भीतर से होता है। तो इसीलिए इस वर्ण को हम क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं, ठीक है, ये काकल्य वर्ण कहलाता है। तो उत्तर इसका हमारा आ गया ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण के बारे में पूछ रहा है। ए आ या ई या उ या अंग और अ। तो आपको पता है कि जो हमारे अयोगवाह होते हैं दो ही हैं। अंग यानी अनुस्वार, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अनुस्वार। और ये अ जिसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, और यही हमारे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो अ के योग से बनते हैं, मतलब जिनमें
अ स्वर होता है, लेकिन वो व्यंजन के उच्चारण में मदद करते हैं, व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, या हम कहें व्यंजन को उच्चारित करने में सक्षम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वे वर्ण हैं जिनमें स्वर का भी गुण होता है और व्यंजन का भी गुण होता है। तो ये वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। और इन वर्णों को हम स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं, अगर हम कहना चाहें तो, कि इनके अंदर स्वर का भी गुण है और इनके अंदर व्यंजन का भी गुण है। दोनों चीज़ों को जोड़ के रखने वाला वर्ण अगर कोई है तो वो क्या है? अयोगवाह है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न संख्या है 20। प्रश्न संख्या कहता है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन कह रहा है ग दिखाई देता है, ऑप्शन कह रहा है च दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कह रहा है ख दिखाई देता है, या छ दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे जो ये प्रश्न है इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ऐसे तो आप लोगों ने रट रखा होगा, तो आराम से आप इसका उत्तर दे देंगे कि इसका उत्तर हो गया छ। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये कैसे आया है। ये कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश, सबसे पहले तो प्रश्न को समझो, ये हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है, ना कि हिंदी वर्णमाला की। ठीक है, तो जो हिंदी शब्दकोश होता है उसमें अगर इससे संबंधित अगर आपको शब्द खोजने हैं तो वो कहाँ खोजने होंगे? तो क के बाद आपको इससे संबंधित शब्द मिलते हैं देखने को। अब क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये हमारा संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर ये किससे बना है? क और मूर्धः श से मिलकर बना है। तो अब क है, इस क के बाद तो आधे क से संबंधित जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वो हमारे यहीं पे मिलते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर आता है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है क्योंकि उसी के बाद मिलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 21। ये कह रहा है कि ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अय वर्ण को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन कह रहा है नासिक्य, ऑप्शन कह रहा है मूर्धन्य, ऑप्शन कह रहा है ओष्ठ्य, ऑप्शन कह रहा है कंठ तालव। तो देखो, उच्चारण स्थान है, और जब मैंने आपको वर्णमाला समझाई है, वर्णमाला मैं आपको पढ़ाती हूँ और यूट्यूब पे भी बहुत बार पढ़ी हुई है, तो आप देखेंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आपको सारे स्वरों का उच्चारण स्थान याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि कोई भी जो वर्ण है हमारा, जो स्वर है वो किससे मिलके बना है, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको बस ए आ ई उ और री का उच्चारण स्थान याद करने की ज़रूरत है। तो आपको ये बात पता है कि ये जो ए आए हैं इनमें हमारा क्या अंश होता है? आपको पता है कि अ प्लस ई का अंश होता है, और आपको ये पता है कि अ किस, इसका उच्चारण क्या है? कंठ है। ठीक है, और ई का उच्चारण क्या है? तालु है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, यानी कंठ तालु। अब ऑप्शन क्या दे रखा है? कंठ तालव दिया हुआ है, ये आपका उत्तर मिल गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी ए आय का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु होता है, और जब इसका वर्ग आएगा तो वो कंठ तालव्य कहलाएगा, और इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो मैंने आपको तरीके से बताया है कि पूरा रटो मत, बस समझ लो, है ना। एक बार समझ लिया, हमेशा के लिए याद हो गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? देखो, प्रश्न को समझना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। परीक्षा में बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता, उत्तर गलत कर देते हैं। प्रश्न समझना है, कह रहा है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? संख्या पूछिए। ऑप्शन कह रहा है 6, 9, 8 और 7। अरे आपको याद रखना है, अंतस्थ होते हैं 4 और ऊष्म होते हैं 4। 4 और 4 मिलकर हो गए 8। उत्तर आ गया आपका 8। आपको पता ही है, य र ल व और तीनों श और ह, ये हो गए। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 8। बहुत आसान है, पर यहाँ पे ये ऐसे दिया है प्रश्न कि आप घूम जाएंगे कई बार कि अरे ये क्या पूछ लिया। तो अगर आपको सारी चीज़ें याद हैं, अच्छे से पढ़ा है आपने, तो उत्तर देंगे। आगे देखो, नंबर 23 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। प्रश्न पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि प्रश्न आप आधा अधूरा पढ़ें। तो यहाँ कह रहा है कि निम्न में से आपको बताना है जो ह्रस्व स्वर नहीं है, मतलब लघु स्वर नहीं है, यानी छोटा स्वर नहीं है। अ दिया है, ई दिया है, ई दिया है और
ऊ दिया है। तो अब आपको पता है ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। तो दीर्घ स्वर क्या है, यहाँ पर ई है, तो ये दीर्घ है, यही हमारा क्या है, उत्तर होगा। क्योंकि कह रहा है ह्रस्व स्वर नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा सेट है जो हमने किया, तो ये हमारा पहला सेट हमने किया। ठीक है, आपने बहुत इंजॉय किया होगा इसको। अब आता है आपका दूसरा सेट। तो दूसरा सेट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह से, यानी ये जो आपकी अभ्यास पुस्तक है, मैंने आपको बताया ये जो अभ्यास पुस्तक है, इस पूरी पुस्तक को मैं आपको इसी तरह से व्याख्या करवाऊंगी यहाँ पर यूट्यूब पर। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, ये बुक एक बार आपने पूरी कर ली, अगर इसका हर प्रश्न आपके दिमाग में अगर बैठ गया, सेट हो गया, तो फिर कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से कर लेंगे। परीक्षा चाहे आपकी कोई भी हो, उसमें अगर सामान्य हिंदी पूछा गया है और वो एक दिवसीय परीक्षा अगर है, वन डे एग्जाम जिसे कहते हैं ना, एक दिवसीय परीक्षा, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिए हुए, अब ये बुक मंगानी कहाँ से है मैंने आपको बता दिया। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, आप मेरे एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने नज़दीकी बुक शॉप पर जाकर आप मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और अगर बुक शॉप वाला आप कहे कि मेरे पास नहीं है, उसे हमारे ऑफिस का नंबर देकर कह सकते हैं कि ये लीजिए नंबर और इस बुक को मंगवा दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट पे।